नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम लोग साथियों पढ़ रहे हैं भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी के क्रम में आज ये चैप्टर नंबर 7 अंतिम दौर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की बेबसी, गांधी का आगमन। पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ राजनीति उतार पर थी। इसका कारण था कांग्रेस का तथाकथित गर्म दल और नरम दल में विभाजन और युद्ध काल में लागू किए गए नियम और प्रतिबंध। ठीक है, अंततः विश्व युद्ध समाप्त हुआ और शांति के परिणाम स्वरूप देश में राहत और प्रगति के बजाय दमनकारी कानून और पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ। जनता में अपमान और कड़वाहट और क्रोध के आवेश भर गया। ऐसे समय जब हमारे देश के पौरुष को लगातार कुचला जा रहा था, शोषण की लगातार निर्मम प्रक्रिया से हमारी गरीबी बढ़ रही थी और हमारी जीवन शक्ति क्षीण हो रही थी, किसान वर्ग दब्बू और भयभीत था, कारखाने के मजदूर की स्थिति बेहतर नहीं थी, मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी लोग जो इसे सर्वग्रासी अंधकार में आकाशदीप हो सकते थे, खुद इस सर्वव्यापी उदासी में डूब गए थे। और तब गांधी का आगमन हुआ। वे ताजा हवा के ऐसे झोंके की तरह आए जिसने फैलकर हमारी गहरी सांस लेने योग्य बनाया। वे ऊपर से अवतरित नहीं हुए थे, वे भारत के करोड़ों की आबादी के बीच से ही निकल कर आए थे। वे उन्हीं की भाषा बोलते थे और लगातार उनकी शोचनीय स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते थे। उन्होंने हमसे कहा कि इस मजदूर और किसान की पीठ से उतर जाओ, तुम सब जो शोषण के सहारे जिंदा को समाप्त कर दो जो इस गरीबी और दुर्गति की जड़ है। उन्होंने जो कुछ कहा, हमने उनमें से ज्यादातर बातों को आंशिक रूप में माना और कभी कभी बिल्कुल नहीं माना, लेकिन यह एक गौड़ बात थी। उनकी शिक्षा का सार था निर्भयता और सत्य से जुड़ा हुआ। हमेशा सामान्य जनता की खुशहाली पर नजर रखते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन से सबसे प्रबल एहसास था भय, व्यापक दमनकारी दमघोटू भय, सेना का, पुलिस का, दूर दूर तक फैले खुफिया विभाग का भय, अफसरों व जमींदारों के करिंदों का भय, साहूकार का भय, बेकारी और भुखमरी का भय, जो हमेशा करीब खड़ा रहता था। चारों तरफ फैले इस डर के खिलाफ कि गांधी की शांति किंतु दृढ़ आवाज में उठी, डरो मत। इस तरह लोगों के ऊपर से भय का काला लबादा उठ गया, पूरी तरह तो नहीं पर आश्चर्यजनक मात्रा में, क्योंकि भय का झूठ से नजदीक का संबंध होता है। जैसे जैसे झूठ और लुक छिपकर काम करने की जरूरत कम होती गई, वैसे वैसे व्यापक परिवर्तन दिखाई देने लगे। यह मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। गांधी ने भारत में करोड़ों लोगों को अलग अलग मात्रा में प्रभावित किया। कुछ लोगों ने अपने जीवन की पूरी बनावट को ही बदल दिया, कुछ पर आंशिक प्रभाव पड़ा, फिर भी प्रभाव मिट गया, पर पूरी तरह नहीं। अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग हुई और हर आदमी के पास इस सवाल का अलग अलग जवाब था। उसके बाद साथियों वो खत्म हुआ। अब देखते हैं गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की क्या। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के संगठन में प्रवेश किया और तत्काल उनके संविधान में पूरी तरह परिवर्तन ला दिया। उन्होंने लोकतांत्रिक और लोक संगठन बनाया। अब उसमें किसानों ने प्रवेश किया और अपने नए रूप में वह एक विशाल किसान संगठन दिखाई देने लगा, जिसमें मध्य वर्ग के लोग संख्या में छितरे हुए थे, लेकिन उसका जोर काफी था। अब उसका खेतिहर चरित्र बढ़ने लगा। औद्योगिक मजदूर भी उसमें आए, लेकिन अपनी व्यक्तिगत हैसियत से अलग संगठित रूप में नहीं। इस संगठन का लक्ष्य और आधार था सक्रियता। संगठन का लक्ष्य क्या था? आधार और क्या था? लक्ष्य और सक्रियता थी। ठीक, ऐसी सक्रियता जिसका आधार शांतिपूर्ण पद्धति थी। अब तक जो विकल्प थे उसमें या तो केवल बातचीत करना और प्रस्ताव पारित करना था, अथवा हिंसक कार्यवाही करना। इन दोनों तरीकों को एक तरफ हटा दिया और हिंसा के विरोध विशेष रूप से निंदा की गई, क्योंकि वह कांग्रेस की मूल नीति के खिलाफ था। काम करने का नया तरीका निकाला गया जो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था, लेकिन जिस बात को गलत उसके आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया में होने वाली जो पीड़ा और कष्ट थे उन्हें खुशी से स्वीकार किया गया। गांधी जी विचित्र प्रकार के शांतिवादी थे। वे गतिशील ऊर्जा से भरे सक्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने न कभी भाग्य की हार मानी, न ऐसी बातों के सामने सिर झुकाया जिसे वे बुरा समझते थे। उनमें मुकाबला करने की भरपूर शक्ति थी, गर्चे वे ऐसा शांतिपूर्ण और शिष्ट ढंग से करते थे। सक्रियता का आह्वान दोहरा था,
कि विदेशी शासन को चुनौती देने और उसका मुकाबला करने की सक्रियता तो भी थी ही। अपने खुद की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने की सक्रियता भी थी। कांग्रेस के मुख्य आधार थे राष्ट्रीय एकता, जिसमें अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल करना और दलित जातियों को ऊपर उठाने के साथ छुआछूत के अभिशाप को भी खत्म करना शामिल था। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन की बुराइयों पर चोट की। उन्होंने कहा, खिताब छोड़ देने चाहिए। गर्चे कम लोगों ने खिताब छोड़े, लेकिन अंग्रेजों द्वारा दिए गए इन खिताबों के लिए आम जनता में इज्जत समाप्त हो गई और ये पतन के प्रतीक बन गए। नए मापदंड और मूल्य स्थापित की हुए। वायसराय के दरबार में राजवाड़ों की शान शौकत से जो इतना अधिक प्रभावित करती थी, बेहद उपहासास्पद, अभद्र और शर्मनाक लगने लगी, क्योंकि वह आम जनता की गरीबी और कष्टों से घिरी हुई थी। धनी लोगों ने भी कम से कम ऊपरी तौर पर, उनमें से बहुत ने सादा रहन सहन अपना लिया। वेशभूषा में उनमें और मामूली लोगों में कोई अंतर नहीं रह गया। कांग्रेस के पुराने नेता, जो एक अलग और ज्यादा निष्क्रिय परंपरा में पले थे, इन नए तौर तरीकों को आसानी से नहीं अपना सके और आम जनता की इस उठान से उन्हें परेशानी हुई। जो हवा पूरे देश में बह रही थी, इन्हीं लोगों में भी उसका नशा कुछ दूर तक भर गया। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय मानस मूलतः निवृत्त मार्गी हैं, पर गांधी जी इस निवृत्त मार्ग के एकदम विपरीत थे। भारतीय जनता की निष्क्रियता के विरुद्ध संघर्ष करने और उससे बदलने के लिए जितना काम उन्होंने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। उन्होंने हमें गांवों की ओर भेजा और कर्म के इस नए संदेश को ले जाने वाले अनगिनत दूतों की गतिविधियों से देहात में चहल पहल मच गई, किसानों को झकझोरा गया। हम लोगों को पर प्रभाव दूसरे ढंग का था। हमने पहली बार ग्रामीण को उसकी कच्ची झोपड़ी में भूख की उस छाया के साथ, जो हमेशा उसका पीछा करती है, चिपटे देखा। हमने इन यात्राओं से भयभीत अर्थव्यवस्था के बारे में पुस्तकों और विद्वतापूर्ण भाषाओं की तुलना में अधिक जाना। जो भावात्मक अनुभव हमें पहले हो चुके थे, उन्हें बल मिला। सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधी जी के विचार बहुत सख्त थे। उन्होंने इन सबको कांग्रेस पर लादने की कोशिश नहीं की। इनमें से कुछ विचारों को उन्होंने कांग्रेस की बैठाने की कोशिश की। वे सावधानी से आगे बढ़े, क्योंकि वे जनता को अपने साथ ले चलना चाहते थे। बहुत से लोगों ने उनके सभी विचारों को स्वीकार नहीं किया। कुछ लोगों का उनके बुनियादी दृष्टिकोण से मतभेद था। दो तरह से उनके विचारों का अस्पष्ट किंतु पर्याप्त प्रभाव पड़ा। हर बात की बुनियादी कसौटी यह थी कि उससे आम जनता का भला कहाँ तक होता है, और दूसरे यह कि लक्ष्य भले ही सही ना हो, लेकिन साधन हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। गांधी मूलतः धर्म प्राण व्यक्ति थे। वे अपने अंतरात्मा की गहराइयों तक हिंदू हैं, लेकिन धर्म का किसी अवधारणा का, किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड से कोई संबंध नहीं है। उनका बुनियादी सरोकार उन नैतिक नियमों में उनके दृढ़ विश्वास से है, जिन्हें वे सत्य या प्रेम के नियम कहते हैं। सत्य और अहिंसा, इन दोनों शब्दों को वे एक ही अर्थ के लिए अदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं। उनका दावा है कि वे हिंदू धर्म की मूल भावना को समझते हैं। उन्होंने हर उस सिद्धांत का व्यवहार को नामंजूर किया जो उनकी आदर्शवादी व्याख्या से मेल खाता है। वे सबसे ऊपर नैतिक नियमों की सत्ता मानते हैं, वे भी उस रूप में जिस रूप में उन्होंने खुद उन्हें समझा है। जीवन के अन्य पक्षों की तरह औसत आदमी के लिए इससे राजनीति में परेशानी और अक्सर गलतफहमी पैदा होती है, लेकिन कोई बाधा उन्हें अपनी पसंद के सीधे रास्ते से नहीं हटा पाती, क्योंकि एक सीमा के भीतर वे बराबर अपने को बदलती हुई स्थिति के अनुरूप ढालते चलते हैं। वे हमेशा खुद अपने से शुरुआत करते हैं। उनकी कथनी और करनी में इतना मेल होता है जितना हाथ और दस्ताने में। जिस भारतीय को वे अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुसार ढालने जा रहे थे, उसके बारे में विचार था, मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि उसका देश है, उसके निर्माण में उसकी आवाज प्रभावी है। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंच नीच वर्ग नहीं होंगे, ऐसा भारत जिसमें सब जातियां पूरे संभाव पर रहेंगी। ऐसे भारत में छुआछूत या नशीली मदिरा और दवाइयों के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होगी। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार होंगे। यह मेरे सपनों का भारत है। जहां उन्हें अपनी हिंदू विरासत का गर्व था, वहां उन्होंने हिंदू और धर्म को एक सार्वभौमिक बाना पहनाने का प्रयत्न किया और सत्य के घेरे में सब धर्मों को शामिल कर लिया। उन्होंने विरासत को संकीर्ण बनाने से इनकार।
उन्होंने लिखा, भारतीय संस्कृति न हिंदू है न मुसलमान, इस पूरे तरह से कुछ और है, यह सबका मिला जुला रूप है। उन्होंने आगे लिखा, मैं चाहता हूं कि मेरे घर के पास सारे देशों की संस्कृति जितनी स्वतंत्रता से संभव हो उतने स्वतंत्रता से फैले, लेकिन उसमें से कोई मेरे पैर उखाड़ दे यह मुझे मंजूर नहीं। आधुनिक विचारधाराओं से प्रभावित होकर उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा और उन्हें मजबूती से पकड़े रखा। डूबे हुए लोगों को उठाने की लगन के सामने और सभी बातों को इस तरह के धर्म के उनके लिए गौड़ स्थान था। एक अधभूखे राष्ट्र का ना कोई धर्म हो सकता है, ना कला, ना संगठन। करोड़ों भूखे मरते लोगों के लिए जो कुछ उपयोगी हो सकता है वही मेरे लिए सुंदर है। आज हम सबसे पहले जिंदगी की जरूरी चीजें दें और उनके बाद जीवन के लिए शोभा की वस्तुएं और अलंकार अपने आप आ जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरी आकांक्षा है हर आंख से हर आंसू को पोंछ लेना। यह आश्चर्य की बात नहीं कि इस अद्भुत रूप से तेजस्वी आदमी ने, जिसका पैमाना सबसे गरीब आदमी है, भारत की सामान्य जनता को सम्मोहित कर लिया है, उन्हें चुंबक की तरह आकर्षित किया। वे उनको अतीत के साथ भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी की तरह जान पड़े। उन्होंने केवल अपने अनुयायियों में ही नहीं बल्कि अपने विरोधियों में भी, उन तमाम तटस्थ लोगों में जो इस बारे में निश्चय नहीं कर पाते थे कि क्या सोचना और क्या करना है, एक मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा की। कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभुत्व था, लेकिन यह खास किस्म का अधिकार था क्योंकि कांग्रेस एक सक्रिय विद्रोही अनेक पक्षीय संगठन था। इसमें तरह तरह की राय होती थी और उसे आसानी से इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता था। गांधी जी के अक्सर दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाते। वे कभी कभी वे अपने विरुद्ध फैसले को भी स्वीकार कर लेते थे। इस तरह सन 1920 में नेशनल कांग्रेस ने काफी हद तक देश ने इस नए रास्ते को अपनाया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बार बार संघर्ष किया। एक के बाद दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और उसके कारण बहुत कष्ट उठाने पड़े, लेकिन इन मुसीबतों को चूंकि खुद आमंत्रित किया गया था इसलिए उनमें शक्ति ही मिली। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी नहीं था, तब भी भारत में ब्रिटिश सरकारी तंत्र से असहयोग जारी रहा, गर्चे उसका आक्रामक चरित्र समाप्त हो गया था। तो ये यहीं पर खत्म करते हैं। अब पढ़ेंगे नया जो है पैराग्राफ है जिसमें अल्पसंख्यकों की समस्या है, मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की बात करेंगे। तो साथियों इसको यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।